नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पीसीएस क्रांति टीम द्वारा शुरू किए गए समर्पण बैच में आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश विशेष की क्लास में उत्तर प्रदेश वन्यजीव अभयारण्य एवं पक्षी विहार। इसे हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज उत्तर प्रदेश वन्यजीव अभयारण्य एवं पक्षी विहार। दोस्तों, इस वन्यजीव अभयारण्य एवं पक्षी विहार को बताने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। तो पहले आपको हमें ये बताना होगा कि वन्यजीव अभयारण्य मेनली पाए कहाँ जा सकते हैं, यानी कि उनकी उपस्थिति के मुख्य कारक क्या हो सकते हैं। तो वन्यजीव अभयारण्य के उपस्थिति के मुख्य कारकों में अगर बात करी जाए क्या हो सकता है, आप बताइए कि वन्यजीव रहते कहाँ हैं, उनका प्राकृतिक आवास क्या है, नेचुरल हैबिटेट क्या हो सकता है। तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जहाँ पर वन आवरण ज़्यादा होगा वहाँ पर वन्यजीव के रहने की चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऐसे कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर वन आवरण की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। तो हम अगर देखें तो दो तीन रीजन ऐसे हैं जहाँ पर वन आवरण अधिक होता है। जैसे कि पहला है नदी घाटी क्षेत्र। नदी घाटी क्षेत्र नदी घाटी क्षेत्र में क्यों होता है, इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि नदी घाटी में तो लगातार पानी का प्रवाह होता रहता है, जिससे नमी बनी रहती है और नमी होने के कारण जल की आवश्यकता वृक्षों को पूरी हो जाती है और इसी वजह से वृक्षावरण की स्थिति बेहतर होती है वहां पर। ठीक है, वनावरण की स्थिति बेहतर होती है और वनावरण की स्थिति बेहतर होने के कारण वन्य जीवों के लिए नेचुरल हैबिटेट का काम हुआ करता है, इसी वजह से वह वन्य जीव रहते हैं। ठीक है, तो एक कारण तो यह हो गया आपका कि वन्यजीव के प्राकृतिक आवास कहाँ हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा कारण हम देखें तो जो है पावनाभिमुख ढाल जो जो पर्वतीय क्षेत्र है, अगर वहां पर उसके साइड में मतलब कि उसके किनारों पर अगर पावनाभिमुख क्षेत्र है, ढाल है, तो वहां से अगर कोई आर्द्रता वाली वायु आएगी तो वह उस पर्वत के ढाल से टकरा कर ऊपर की तरफ उठेगी और ऊपर की तरफ उठने पर वहां पर क्या होगा, सापेक्षिक आर्द्रता में कमी आएगी और सापेक्षिक आर्द्रता में कमी आने के कारण आप जानते हैं कि वर्षा होती है। ठीक है, तो एक बड़ा रीजन होगा, जब वर्षा होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर वनावरण की स्थिति बेहतर होगी और जहां पर वनावरण की स्थिति बेहतर होगी वहां पर वन्यजीव अपने प्राकृतिक आवास में रहने जरूर आएंगे। ठीक है, तो एक बड़ा कारण यह हो सकता है। ठीक है, कि कहां पर वन्यजीव अभयारण्य बन सकते हैं। ठीक है, पावनाभिमुख ढाल के बारे में बता दिया। तीसरा एक बड़ा रीजन होता है दलदली क्षेत्र, स्वैम्प रीजन जिसे भी बोलते हैं, दलदली क्षेत्र। ठीक है, तो दलदली क्षेत्र कहाँ हो सकता है, जैसे कि आप देखते हैं कि जब कोई पर्वत श्रृंखला होती है उसके जस्ट बाद मतलब उसके तल पर पदीय क्षेत्र में, उसके पदीय क्षेत्र में आप देखेंगे कि एक स्वयं भावर टाइप का क्षेत्र बनता है जो कि 5 से 7 किलोमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर भावर क्षेत्र के बाद हम देखते हैं कि तराई क्षेत्र बनता है। भावर क्षेत्र में क्या होता है कि जो पर्वत से नदियां उतरती हैं यानी नीचे की तरफ प्रवाहित होती हैं, वह अपने साथ कुछ टुकड़ों को लेके आती हैं, मतलब शिलाखंडों को लेके आती हैं, जिससे और वह भावर क्षेत्र में उनको छोड़ देती है, निक्षेपित कर देती है। और जब भावर क्षेत्र में निक्षेपित कर दी देती है तो वहां पर नदियां दिखाई नहीं देती, इसलिए भावर क्षेत्र को नदियों का लुप्त स्थान भी कहा जाता है, यहाँ नदियां लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, यह भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 5-7 किलोमीटर की जब चौड़ी पट्टी को पार करती है नदियां तो पुनः दृश्यमान होती हैं, यानी मैदानी क्षेत्रों में पहुंचते पहुंचते वह दृश्यमान होती, पुनः दिखाई देती हैं और यह क्षेत्र होता है तराई क्षेत्र। और ये तराई क्षेत्र जो होता है, तो आपको बता दें तराई क्षेत्र में अपने पूरे वेग में न बहकर नदियां एक चौड़ाई में बहती हैं, यानी वो उनका प्रवाह क्षेत्र जो होता है, नदी घाटी क्षेत्र जो बन जाता है वो बहुत चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो चौड़ा हो जाने के कारण यहाँ दलदली क्षेत्र बनता है और दलदली क्षेत्र में आप जानते हैं कि वहां पर वनावरण की स्थिति बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो एक ये 3 बड़े रीजन है जहां पर वनावरण क्षेत्र होगा, जहां पर वनावरण बेहतर होगा वहां वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास बनेगा और जब प्राकृतिक आवास उनका बनेगा तो वो वहां पर वन्यजीव भी पाए जाएंगे। ठीक है, वहां पर वन्यजीव भी पाए जाएंगे और जहां पर वन्यजीव पाए जाएंगे तो वहां पर धीरे धीरे क्या हुआ, पहले के जमाने में ऐसा तो कोई वो सिस्टम था नहीं कि लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते नहीं थे वन्यजीवों को, तो उन्हें संरक्षण की आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मानव ने प्रकृति में परिवर्तन करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे उनके संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया जाने लगा, क्योंकि अगर
वन्य जीवों का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो क्या होता है कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होने का खतरा बन जाएगा। तो इन्हीं सब रीजनों के कारण हमें धीरे धीरे वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना करनी पड़ी। ठीक है, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया गया कि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख लेते हैं कि ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर वन्यजीव अभयारण्यों की सघनता पाई जाती है। ठीक है, यानी वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह बातें हम देख लेते हैं। तो पहला रीजन है कि हम देखते हैं कि जो नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल से सटा हुआ आप जानते हैं कि बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद आपका था शिवालिक श्रेणी, और शिवालिक श्रेणी का जो रेंज है वह हमारे उत्तर प्रदेश से सटे हुए नेपाल में उसका विस्तार है। ठीक है, जब नेपाल में विस्तार है तो उसके दक्षिण क्षेत्र में हम देखते हैं तो वहाँ भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र आता है, और यह तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं इसी क्षेत्र को तराई क्षेत्र बोला जाता है। और हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्यों का काफी सघनता इसी तराई क्षेत्र में पाया जाता है। एक बड़ा रीजन हो गया कि तराई क्षेत्र में वन्यजीव अभयारण्यों की सघनता क्यों होती है, हमने बता दिया। एक कारण यहाँ पर हो सकता है तराई क्षेत्र होने के कारण। ठीक है, तराई क्षेत्र होने के कारण। अब इसके बाद हम दूसरा कारण देख लेते हैं कि और कहाँ पाया जा सकता है। तो दोस्तों एक तो अब नदी घाटी क्षेत्र में देख लेते हैं। जब उत्तराखंड की तरफ से यानी गोमुख से जब गंगा जी उत्तर प्रदेश में एंट्री करती हैं तो वह बिजनौर से एंट्री करती हैं। तो बिजनौर से जब एंट्री करती हैं तो उस समय जो ऊपरी गंगा घाटी क्षेत्र है, ऊपरी गंगा घाटी क्षेत्र का मतलब ये है कि लगभग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास का क्षेत्र, यानी कि यह आपका है मुजफ्फरनगर, यह है बिजनौर, और इसके बाद बिजनौर के बाद आ जाता है मेरठ, और मेरठ के बाद इधर अमरोहा, ये हापुड़ है, और यह है आपका बुलंदशहर। तो यह जो क्षेत्र है यह ऊपरी गंगा घाटी क्षेत्र के वो स्थल है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है नदी घाटी क्षेत्र है, और नदी घाटी क्षेत्र में आप जानते हैं कि वहाँ पे पानी का जल का प्रवाह लगातार होता रहता है और वनावरण की स्थिति वहाँ बेहतर होती है। तो एक बड़ा रीजन यहाँ पे यह होगा कि यहाँ पर भी काफी वन्यजीव अभयारण्यों की सघनता पाई जाती है। ठीक है, यानी कि वन्यजीव अभयारण्य यहाँ भी स्थित है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ा क्षेत्र कुछ क्षेत्र यह है बुंदेलखंड वाला रीजन। तो बुंदेलखंड वाला रीजन में आप देखेंगे कि इधर जो मालवा का पठार है और ये इधर जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये दोनों रीजनों से नदियां निकलती हैं। जब मालवा पठार से लगभग आप जानते हैं कि जब जनापाव पहाड़ी से निकलती है, चंबल नदी जब जनापाव पहाड़ी से निकलती है, यह उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर यमुना जी से मिलती है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ से केन निकलती है, बेतवा निकलती है, 2-3 नदियां और निकलती है, छोटी छोटी इसकी सहायक कई अन्य नदियां। ठीक है, तो ये भी एक नदी घाटी क्षेत्र बनता है। तो हम देखते हैं कि बुंदेलखंड रीजन में भी क्या कहते हैं, एक रीजन यह हो गया, एक रीजन यह हो गया, और तीसरा रीजन यह हो गया, और चौथा रीजन अभी और आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो बुंदेलखंड वाला रीजन भी हो गया जहां पर हमें वन्यजीव अभयारण्यों की अवस्थिति का पता चलता है, यानी कि वन्यजीव अभयारण्य यहाँ भी स्थापित किए गए हैं। एक बड़ा रीजन हम देखते हैं कि वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर स्थित है। इसका भी रीजन यह है कि जो जो विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज का पूर्वी क्षेत्र जो है, पूर्वी क्षेत्र में देखते हैं कैमूर रेंज है। कैमूर रेंज के कारण यहाँ पर कैमूर रेंज की अवस्थिति, यानी कि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में वनावरण की स्थिति बेहतर है, इसलिए यहाँ पर भी वन्यजीव अभयारण्य बने हैं। ठीक है, तो हमने देखा 4 क्षेत्र यूपी में, मुख्यतः 4 क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्यों के हैं। ठीक है, एक तो नेपाल से सटा हुआ तराई क्षेत्र, उसके बाद फिर क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में स्थित ऊपरी यह हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र, यह हुआ ऊपरी गंगा घाटी क्षेत्र, और यह हुआ कैमूर रेंज। ये 4 क्षेत्र हैं जहां पर वन्यजीव अभयारण्य की अवस्थिति दिखाई देती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों को। ठीक है, तो दोस्तों वन्यजीव अभयारण्यों को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में जैसे कि क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान, एक तो होता है बायोस्फीयर रिजर्व, और एक होता है राष्ट्रीय उद्यान, और एक होता है वन्यजीव अभयारण्य, और एक होता है यहाँ पर पक्षी विहार। ठीक है, यह सब होते हैं। मोटा मोटी इन्हीं 3 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यह 3 जो चीजें हैं
उत्तर प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व कोई नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान एक है, ठीक है, और वन्य जीव अभयारण्य टोटल 11 है, और पक्षी विहार टोटल 14 है, ठीक है। तो यह हमें देख लेना है कि कौन कौन से है स्थित हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। अब इसकी अवस्थिति है लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिला। आप देख रहे हैं यह है पीलीभीत, यह है लखीमपुर खीरी, इस वाले रीजन में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तराई वाले क्षेत्र में, यह तराई क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। आपको बताया है कि तराई क्षेत्र में वन्यजीव अभयारण्य क्यों पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तराई क्षेत्र में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 490 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आपको एक बात और बता दे दें कि राष्ट्रीय उद्यान जो होता है उस राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव अभयारण्य भी अवस्थित होता है। तो आप देखेंगे दुधवा नेशनल पार्क जो है इसी में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है इसी दुधवा नेशनल पार्क में। तो यह आपको ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना था, आपने सीख लिया, ठीक है। आपको बता दिया कि कौन कौन से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें हैं दुधवा नेशनल पार्क से। यह यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक, यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है। इसके अलावा इसकी स्थापना और इसकी स्थापना दिवस इन सब के बारे में भी हमें बात करनी होगी। तो हम देख लेते हैं पहले इसके स्थापना दिवस के बारे में। दोस्तों 1958 में इसे वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया। यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाएगा, ठीक है। 1977 में क्या इसे अपडेट करके राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और वह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बना, ठीक है। और 1987 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया, ठीक है। तो यह 3 कॉन्सेप्ट, 3 डेट आपको याद रखना है। 1958 वन्यजीव अभयारण्य बना दुधवा नेशनल पार्क, 1977 राष्ट्रीय उद्यान बना और 1987 में टाइगर रिजर्व बना। तो इससे दुधवा नेशनल पार्क से संबंधित यह बातें थी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो मोटे मोटे हमारे वन्यजीव अभयारण्य है उसको आराम से देख लेते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है वह भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करते हैं। टोटल हमने देखा वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं, टोटल वन्यजीव अभयारण्य हमने बताए थे आपको 11 है, ठीक है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले में स्थित है। और चंदौली जिले की हम बात करें तो यह रहा आपका चंदौली क्षेत्र। चंदौली क्षेत्र कहाँ पर रहा? कैमूर रेंज में। आपको बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यतः वन्यजीव अभयारण्य है वह इन्हीं 4 क्षेत्रों में ही पाए जाएंगे। और क्यों पाए जाएंगे यह कॉन्सेप्ट आपको पहले हमने बता दिया है। तो चंदौली वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य बताते हैं कि यह 1958 में निर्मित हुआ था, 1957 में निर्मित हुआ था, ठीक है। 1957 में निर्मित होने के कारण यह यूपी का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य भी माना जाता है, ठीक है। यूपी का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य, और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको इसे बहुत आराम से देखना है। तो यूपी का अगर पूछेगा यूपी का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य कौन है तो वह है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य और इसकी अवस्थिति कहाँ है? यह है चंदौली क्षेत्र में, ठीक है। अब इसका निर्माण हुआ था 1957 में, ठीक है, 1957 में। अब हम देख लेते हैं किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में अभी आपको यहाँ बताया था हमने। यह दुधवा नेशनल पार्क में अवस्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है और इसका निर्माण हुआ था 1972 में, ठीक है। इसका निर्माण हुआ 1972 में। तो हमने किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात कर ली। अब देख लेते हैं हम करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों यह बहराइच जिले में स्थित है, ठीक है, बहराइच जिले में स्थित है और यह निर्मित हुआ था 1975 में, ठीक है। और आप देखेंगे कि यूपीपीसीएस 2023 के पेपर में, यूपीपीसीएस 2023 या 22 में, ऐसा कोई ईयर है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इसे पूछा गया था कि करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य का निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1975 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर। तो दोस्तों आपको बता दें ललितपुर वाला रीजन, करतनिया घाट के बारे में आपको बता दिया, करतनिया घाट बहराइच वाले रीजन में, तो यह बहराइच रहा आपका, यह बहराइच वाला जिला रहा। तो बहराइच जिला भी आप देख रहे हैं तराई वाले क्षेत्र में ही स्थित है, ठीक है। तो यह सब बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि किन क्षेत्रों में
उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य पाए जाएंगे। तो बहुत आसान होगा आपको याद रखना, और कभी क्वेश्चन में देगा तो आप एलिमिनेट आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं महावीर वन्यजीव अभयारण्य के। तो दोस्तों आपको बताते हैं महावीर वन्यजीव अभयारण्य का निर्माण हुआ था 1977 में, ठीक है, 1977 में हुआ था। और यह यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल भी हमें बता देना होगा। तो इसका क्षेत्रफल है 5.41 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल 5.41 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और इसका निर्माण हुआ 1977 में। दोस्तों रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, तो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है चित्रकूट जिले में उत्तर प्रदेश के, और इसका निर्माण भी 1977 में ही हुआ था, ठीक है, 1977 में हुआ था, ठीक है। और इन सब का क्षेत्र आपको बता दें तो इन सब का क्षेत्र बुंदेलखंड रीजन है। यह रहा ललितपुर और यह रहा आपका चित्रकूट, ठीक है। तो यह सब बुंदेलखंड वाला रीजन है। तो बुंदेलखंड वाले रीजन में आपको बता दें जो प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं वो यहाँ पर प्रवाहित होती है। इस वजह से वन्यजीव अभयारण्य की स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में इटावा और आगरा में अवस्थित है। तो एक बहुत बड़ी बात इसमें आपको, बहुत बड़ा फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ पे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, वह है कि यह 3 राज्यों में स्थित है। 3 राज्यों में कहा, जहां जहां चंबल प्रवाहित होती है। चंबल का प्रवाह क्षेत्र में स्थित राज्यों में यह टोटल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। क्योंकि जब चंबल निकलती है आपके जनापाव पहाड़ी इंदौर, जो कि मालवा पठार का हिस्सा है, वहां से निकलती है, और उसके बाद फिर यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने के बाद राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यमुना से मिलती है, ठीक है, सॉरी, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिलती है, ठीक है। तो यह हुआ। तो जहां जहां प्रवाहित होती है वहां पे एक प्रमुख वन्यजीव है जो कि इस क्षेत्र में पाया जाता है। आप उसका नाम हमें कमेंट करके बताएं। उसी के संरक्षण हेतु तो इस राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो आपको बता देना 3 राज्यों में स्थित है, और 3 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य यह दोस्तों 2 जिलों में उत्तर प्रदेश के स्थित है, एक मिर्जापुर है और एक है सोनभद्र, ठीक है। और इसके अलावा आपको बता दें जो है कैमूर रेंज है, इसके अलावा यह जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के अलावा बिहार के भी 2 जिलों में भी, एक है कैमूर जिला और एक है रोहतास, इन 2 जिलों में भी यह वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ठीक है। तो आपको यह भी याद रखना है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, और इसका निर्माण देख लेते हैं कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का। तो इसका निर्माण हुआ था 1982 में, ठीक है, 1982 में। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले सबसे पहले फैक्ट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, वह है यूपी का यह सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल है 2079 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 2073 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और दोस्तों ये मेरठ, हापुड़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर इन 4 जिलों में अवस्थित है। और ये 4 जिले कहाँ पे हैं आप देखेंगे कि यह ऊपरी गंगा घाटी क्षेत्र वाले हिस्से यही है, इन्हीं में वह हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ठीक है। तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य 2073 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में यह स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण हुआ था 1986 में, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ठीक है। सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य यह महाराजगंज जिले में है। महाराजगंज जिले आप देख रहे हैं, यह भी तराई वाला रीजन है, तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर महाराजगंज है, ठीक है। तो यह हमने देख लिया सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। अब सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य यह भी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में स्थित है, एक है बलरामपुर, एक है गोंडा, और एक है कछुआ वन्यजीव अभयारण्य जो कि अंतिम वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का यह है वाराणसी में, ठीक है। और वाराणसी में गंगा नदी जो बहती है वाराणसी में, उसी पर यह बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया 11 वन्यजीव अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश के हैं, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को हमने देख लिया और कवर कर लिया, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के, ठीक है। अब आपको देख लेते हैं हम लोग आज का पश्चिम बिहार अपना, ठीक है। तो पश्चिम बिहार के बारे में बताया था, टोटल 14 है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो वन्य इसी तरीके से जो इसमें फैक्ट हैं वो अभी हम बताते चलेंगे। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पश्चिम बिहार यह उन्नाव में स्थित है, और यह उत्तर प्रदेश का प्रथम पश्चिम बिहार है, प्रथम पश्चिम बिहार है, ठीक है। इतना जानना था इसमें। इसके अलावा इसमें कुछ याद रखना वैसे वाली बात नहीं है। इसका स्थापना 1984 में हुआ था। अगर कभी पूछ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पश्चिम बिहार का स्थापना कब हुआ था, क्योंकि
प्रथम पक्षी विहार है, तो हो सकता है कभी पूछ ले, तो आपको यह भी याद रखना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपने अन्य पक्षी विहार को। एक है पटना पक्षी विहार, यह एटा में स्थित है। एक है पार्वती अर्गा पक्षी विहार, यह गोंडा में स्थित है। और एक है लाख भौसी पक्षी विहार, यह कन्नौज में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ठीक है। तो आपको यह भी याद रखना है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है समस्तपुर पक्षी विहार। समस्तपुर पक्षी विहार यह रायबरेली में स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार यह महोबा जिले में स्थित है। ओखला पक्षी विहार यह गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। समान पक्षी विहार यह मैनपुरी जिले में स्थित है। सांडी पक्षी विहार यह हरदोई में स्थित है। सेखा, सेखा यहाँ सेख लिखा तो आप इसे बना लीजिए सेखा है यह, ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि यह सबसे छोटा पक्षी विहार है, सबसे छोटा पक्षी विहार है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल अगर देख लिया जाए तो इसका क्षेत्रफल 0.5 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। सबसे छोटा पक्षी विहार है। और एक है बखीरा पक्षी विहार, यह संत कबीर नगर जिले में है। एक है सुरहा ताल पक्षी विहार, यह बलिया जिले में स्थित है। और इसका नाम बदलकर अब इसका नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कर दिया गया है, ठीक है। यह फैक्ट जहाँ पे हमें महत्वपूर्ण फैक्ट लगेगा वहां हम आपको फैक्ट भी बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम बदल कर किया गया है सुरहा ताल पक्षी विहार का, बलिया में जो कि स्थित है। इसका नाम बदल दिया गया है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, ठीक है। अब देख लेते हैं सूर सरोवर पक्षी विहार, यह आगरा जिले में स्थित है। और एक है अंतिम बेती पक्षी विहार, यह स्थित है प्रतापगढ़ जिले में। तो प्रताप, और इसका नाम बदल के दोस्तों भीमराव अंबेडकर कर दिया गया, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बेती प्रतापगढ़, ठीक है। तो आपको ये 14 पक्षी विहार के बारे में बता दिया गया। और इनसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आप नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, मैपिंग कर लेंगे, तो बहुत आसानी से यह सब बातें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व, तो ठीक है। तो आपको बताया था कि 1987 में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। 1987 में दुधवा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया, ठीक है। और यह लखीमपुर खीरी वाले हिस्से में है। आप जानते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क जो कि 2 जिलों में स्थित है, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, लेकिन ये जो टाइगर रिजर्व वह लखीमपुर खीरी वाले रीजन में स्थित है, ठीक है। और पीलीभीत वाले रीजन में जो टाइगर रिजर्व उसका अलग नाम है, उसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। और इसका निर्माण दोस्तों हुआ था 2014 में, ठीक है। इसका निर्माण हुआ था 2014 में। और यह अमनगढ़ टाइगर रिजर्व क्या है, जो बिजनौर का तराई क्षेत्र स्थित है, बिजनौर का तराई क्षेत्र वहां पर स्थित है अमनगढ़। इसका निर्माण हुआ था 2012 में, ठीक है। और ये रहा रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट जिले में स्थित है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में ही यह स्थित है। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं अपने चारों टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश के। एक दुधवा टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यह बिजनौर का तराई क्षेत्र है हिस्सा है, वह 2012 में इसका निर्माण हुआ था। और यह रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट जिले में स्थित है, इसका निर्माण शायद 2022 से 21 या 22 में हुआ था, ठीक है। आप इसे देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो हमने दोस्तों आपको बता दिया आसान भाषा में टाइगर रिजर्व, पक्षी विहार और ये वन्यजीव अभयारण्य के साथ ही राष्ट्रीय उद्यान। तो यह थे हमारे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य। इस आपको सिंपल वे में और सिंपल भाषा में भी आपको बताने का प्रयास किया गया। अगर कोई कमी हो तो आप इसे, अगर इसमें कुछ आपको कमी लगे तो आप हमें कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और आपको अच्छे से वैसे तो बताने का प्रयास किया गया, सारी बातें आपको बहुत आसान भाषा में क्लियर करी गई हैं। कॉन्सेप्ट भी बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित हो सकते हैं, ठीक है। तो हम अब आगे जो उत्तर प्रदेश के क्लासेस हैं, जैसे कि उसमें बांध लेके आएंगे, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख बांध हैं, उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के खनिज वाले क्षेत्र हुए, उत्तर प्रदेश में उद्योग हुए, इन सब क्षेत्रों को छोटे छोटे इसी तरीके से क्लास में लेके आएंगे। और अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में अपने सुझाव को जरूर दें, ठीक। धन्यवाद दोस्तों।